मेहनती किसान रहता था। उसकी छोटी सी कुटिया, एक जुझारू बैल जिसका नाम मेघराज था, और थोड़ी सी जमीन ही उसकी सारी जमा पूंजी थी। मेघराज सिर्फ एक बैल नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और कहा जाता था वो धरती की भाषा समझता था। अर्जुन दिन रात अपने खेत में पसीना बहाता, धरती माता से विनती करता कि उसकी मेहनत सफल हो। लेकिन अनियमित बारिश और गांव के सबसे धूर्त और लालची व्यक्ति सेठ महाकाल के भारी कर्ज ने उसकी जिंदगी को दुश्वार बना दिया था। महाकाल सिर्फ एक सेठ नहीं था, उसकी हवेली के ऊपर हमेशा एक काला साया मंडराता रहता था, और लोग फुसफुसाते थे कि उसने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए गांव की प्राचीन आत्माओं को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। एक रात अर्जुन और उसकी पत्नी प्रिया चिंता में डूबे अपनी कुटिया के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। प्रिया, हमने इस बार भी जी तोड़ मेहनत की है। बीज बोते समय धरती माँ से आशीर्वाद मांगा, लेकिन फसल फिर भी अच्छी नहीं हुई। लगता है हमारी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है। सेठ महाकाल का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ये सोचकर तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आती। प्रियवर, आप हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है जब तक मन में शुभ संकल्प हो तब तक कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हमारे गांव के महात्मा बुद्धदेव कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए, उनके घर देर है अंधेर नहीं। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्यों ना आप एक बार फिर सेठ जी से कुछ और समय मांग ले, शायद इस बार उनका मन पिघल जाए। प्रिया, सेठ महाकाल का मन पत्थर का है। वो लालच की चादर ओढ़े बैठा है। उसे समय नहीं, अपना पैसा चाहिए। लोग कहते हैं कि उसकी हवेली के तहखाने में काल कोठरी है, जहां वो उन लोगों की आत्माओं को कैद करता है जो उसका कर्ज नहीं चुका पाते। उसने एक बूढ़े बाबा की पूरी जमीन धोखे से हड़प ली थी, और बाबा को श्राप भी दे दिया था कि वो कभी चैन से नहीं मरेगा। मुझे तो बस यही डर सता रहा था कि कहीं वो हमारी जमीन भी ना छीन ले और हमें भी किसी अदृश्य बंधन में ना बांध दे। अर्जुन और प्रिया को बातें करती करती कब रात गहरी हो गई पता ही नहीं चला। मेघराज बाहर उदास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उनकी आंखों से मानो आंसू टपक रहे थे। अगली सुबह सेठ महाकाल अपनी आलीशान हवेली में अपने मुनीम धर्मदास के साथ बैठकर बातें कर रहा था। हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडी जैसी कोई प्राचीन रहस्य दबा हो। अर्जुन किसान ने जो कर्ज लिया था उसका वक्त पूरा हो चुका है। उसका भाग्य अब मेरे हाथों में है। कल जाकर उसे कह देना कि या तो पैसे लौटाए या अपनी जमीन और वो विचित्र बैल भी छोड़ दे। सुना है उस बैल में कुछ रहस्यमय शक्ति है। सेठ जी, वो बहुत गरीब है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, उनमें ईमानदारी की चमक है। थोड़ा और समय दे दीजिए उसे। अगली फसल आने तक आपको कर्ज मिल जाएगा, जिससे वो आपके कर्ज तले दबा रहेगा और आपका कर्ज भी बढ़ता रहेगा। उसे पूरी तरह से तोड़ देना ठीक नहीं है। धर्मदास, तुम कब से दयावान हो गए? गरीब लोग समय मांगते रहते हैं लेकिन कर्ज चुकाने का नाम नहीं लेते। जाओ और मेरी बात उसे साफ साफ कह दो। उसे बताओ कि उसकी जमीन और उसका बैल दोनों ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन कड़ी धूप में अपने खेत में काम कर रहा था, धरती को निहार रहा था, जैसे उससे कोई समाधान पूछ रहा हो। तभी वहां से महाकाल का मुनीम आ जाता है। अर्जुन, सेठ जी ने कहा है कि कल तक उनका पैसा चुका दो, वरना तुम्हारा खेत और तुम्हारा बैल तुमसे छीन लिया जाएगा। सेठ जी ने ये भी कहा है कि तुम उस बैल पर बहुत निर्भर करते हो और उसे छीनने से तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन मुनीम जी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ी मोहलत दे दीजिए जिससे मैं सेठ जी का कर्ज लौटा पाऊं। ये बैल मेरे परिवार का हिस्सा है, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है। सेठ जी के फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने अपनी जादुई स्याही से ये आदेश लिखा है, और एक बार जो उनके स्याही से लिख गया उसे कोई नहीं मिटा सकता। कल तक का इंतजार करो या फिर खेत और बैल छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन दुखी होकर जमीन पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी परछाई साफ झलक रही थी। हे भगवान,
ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इससे अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। मेरी मेहनत, मेरा बैल, सब कुछ छिन जाएगा। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप बताऊं प्रिया, आज मुनीम आया था खेत पर और कह रहा था कि कल तक पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन और हमारे मेघराज को भी छीन लेगा। उसने कहा सेठ ने जादुई स्याही से आदेश लिखा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप गांव वालों से बात क्यों नहीं करते? एकता में ही शक्ति होती है और शायद कोई उपाय निकल जाए। ठीक है प्रिया, ये भी करके देख लेता हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अर्जुन अर्जुन गांव के चौपाल में पहुंचता है जहां कुछ गांव वाले इकट्ठा थे। उसकी आवाज में काफी दर्द था। भाइयों, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? सेठ महाकाल मेरा खेत और मेरा बैल छीनना चाहता है। वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन, हम खुद गरीब हैं, हमारी खुद की मुश्किलें कम नहीं है। सेठ महाकाल से लड़ना आसान नहीं है। उसके दौलत के पीछे अदृश्य शक्तियां हैं और उसके पास कई गांव वालों की जमीन गिरवी पड़ी हुई है। आज तक कोई भी सेठ महाकाल से अपनी जमीन नहीं छुड़वा पाया। सुना है जो उससे लड़ता है उसकी फसल बंजर हो जाती है या उसके पशु बीमार पड़ जाते हैं। हाँ अर्जुन, आज तक उसके जादू से कोई नहीं बच पाया। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? अर्जुन की आंखों में निराशा के साथ साथ लाचारी के आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है अब क्या करे। मुनीम जी, अगर अर्जुन समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका खेत और उसका बैल हमारा होगा ही। लेकिन ध्यान रखना, उसे ऐसा लगे कि ये सब उसकी किस्मत है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सेठ जी, ये ठीक नहीं है। टूट कर बिखर चुका है बेचारा। दुनिया में ताकतवर ही जीतता है धर्मदास। कमजोर के लिए जगह नहीं है, उस पर दबाव बढ़ाओ। अर्जुन दुखी होकर बैठने से खुश नहीं होगा। मुझे लगता है इन सब का एक ही समाधान है। तुम गांव के महात्मा बुद्धदेव से जाकर मिलो। वो सिर्फ एक साधु नहीं, उनके पास प्राचीन ज्ञान है और वे कई बार लोगों की समस्याओं का हल निकाल चुके हैं। सुना है वे अदृश्य शक्तियों से भी बात कर सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। शायद महात्मा जी कोई रास्ता बता सके। उनकी शक्ति सेठ के जादू से बड़ी हो सकती है। अर्जुन महात्मा बुद्धदेव के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। अर्जुन अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपनी पीड़ा और सेठ महाकाल की काली शक्तियों का जिक्र करता है। महात्मा जी, सेठ महाकाल मेरी सारी जमीन और मेरा मेघराज छीनना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें, जिससे हम अपनी फसल बोते हमारी फसल बंजर बन जाती है। अर्जुन, मुश्किल वक्त में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। सेठ महाकाल जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो पहले तो गरीबों को कर्ज पर पैसे देता है, फिर बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन छीन लेता है। उसकी शक्तियां लालच से पैदा हुई हैं और लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ महात्मा जी? अब आप ही कोई रास्ता बताइए ना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसकी शक्तियों का सामना कैसे करूं? तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी असली ताकत है। सेठ के लालच को उसकी कमजोरी बनाओ। उसकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें एकता की शक्ति का उपयोग करना होगा। इतना कहकर अर्जुन गांव वालों से बात करने के लिए गांव के चौराहे पर आता है। इस बार उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। महात्मा बुद्धदेव के शब्दों ने उसे शक्ति दी थी। भाइयों और बहनों, अगर आज सेठ मेरा खेत और मेरा बैल छीन लेगा तो वो कल किसी और का खेत और किसी और का पशु भी छीन सकता है। उसकी काली शक्तियों का सामना हमें मिलकर करना होगा। जब हम सब एक साथ खड़े होंगे, हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति ही उसका जादू तोड़ेगी। तुम सही कह रहे हो। अगर हम सब मिलकर सेठ के खिलाफ खड़े होंगे, तभी उस महाकाल के बच्चे को समझ में आएगा अब हमें डरना नहीं है। लेकिन सेठ के पास पैसा और ताकत है,
हमें अपनी आवाज उठानी होगी। हमारी एकता की ध्वनि ही उसके जादू का कवच तोड़ेगी। मुनीम जी, ये अर्जुन किसान मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है। इसे रोकना होगा। सेठ जी, अगर आप उसे थोड़ा और समय दे दे तो शायद मामला शांत हो जाए। जो पहले कभी नहीं थी, उनका डर अब कम हो रहा है। नहीं, मैं गांव वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। जाओ और उसे कल तक खेत खाली करने का आदेश दे दो। उसे बताओ कि मेरा क्रोध ज्वालामुखी की तरह है जो फट सकता है। अगर सेठ को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। सेठ जी को उसकी जाल में फंसाने के लिए उसकी कमजोरी यानी उसका लालच इस्तेमाल करो। लेकिन वो कैसे होगा? वो तो बहुत चालाक है। ये काम थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे तो ये जरूर कामयाब होगा। हमें उसके लालच को इतना बढ़ाना होगा कि वो अपने ही शक्ति के जाल में फंस जाए। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अर्जुन, महात्मा बुद्धदेव और गांव वाले सेठ का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ सेठ महाकाल अपनी शान शौकत और अपने काले साए के साथ आता है। तो अर्जुन, तुमने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ये भी जान लो कि मेरा कर्ज नहीं चुकाने का मतलब तुम्हारे खेत से हाथ धोना है और तुम्हारा बैल मेघराज मेरा गुलाम बनेगा। मेरी जादुई स्याही का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। सेठ जी, हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन पहले एक बात तय होनी चाहिए। अगर मैं आपका पैसा चुका दूं, तो कसम खाकर कहिए कि फिर मेरी जमीन पर दावा नहीं करेंगे और ना ही मेरे बैल या किसी गांव वालों को नुकसान पहुंचाएंगे आप। ये कसम आप उस प्राचीन शिव मंदिर में लेंगे जहां देवताओं का वास है। हाँ हाँ, अगर कर्ज चुका दो तो मैं तुम्हारी जमीन पर दावा नहीं करूंगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। ये कसम मैं शिव मंदिर में लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी पैसे नहीं चुका पाओगे। अगले दिन अर्जुन सेठ के पास जाता है और सेठ महाकाल से कहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे महात्मा बुद्धदेव ने उसे कोई रहस्य बता दिया हो। सेठ जी, मैं आपका आधा पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। बाकी का पैसा मैं आपको अपनी फसल बेचकर चुका दूंगा। अगर मेरी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली तो आप मुझे मेरी जमीन वापस कर देना और इसके साथ मुझे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का मंत्र भी सिखा देना। तुम्हारी फसल, तुम्हारी जमीन तो पहले से ही बंजर हो चुकी है। वो मंत्र मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है और वो सिर्फ सेठों के लिए है। ठीक है ना? तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे, लेकिन अगर फसल खराब निकली तो तुम्हें अपनी जमीन के साथ साथ अपनी बैलगाड़ी भी देनी होगी और तुम्हारा बैल मेघराज जीवन भर मेरा गुलाम बनेगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से वापस आ जाता है। गांव वाले मिलकर अर्जुन की मदद करते हैं। कोई अनोखे बीज लाता है, कोई ऐसी खाद जिसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण था। अर्जुन दिन रात मेहनत करता है, धरती माँ से प्रार्थना करता है। अर्जुन फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बारिश के पहले उसके खेत में आग लगवा दूंगा। कोई भी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। सेठ जी, ये ठीक नहीं है। गांव वाले अब एकजुट हो गए हैं। तुम बस मेरी बात मानो, नहीं तो जो तुम मेरे घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो वो भी बंद हो जाएगी। सेठ महाकाल अपने आदमी भेजता है ताकि अर्जुन के खेत में आग लगाई जा सके। वे अपने साथ जादुई मशालें लाई थी जिनसे आग तेजी से फैल सकती थी, लेकिन महात्मा बुद्धदेव को पहले से ही इस साजिश का अंदाजा हो जाता है। मुझे लगता है कि सेठ महाकाल अपनी हार मानने वाला नहीं है। हमें रात भर अर्जुन के खेत की पहरेदारी करनी होगी। उसकी काली शक्तियों का मुकाबला हमारी श्रद्धा की शक्ति से होगी। हम तैयार हैं महात्मा जी। हमें अर्जुन का खेत बचाना होगा। हम उसके जादू का सामना करेंगे। गांव वाले अर्जुन के खेत के चारों ओर पहरा देने लगते हैं। सेठ के आदमी खेत में आग लगाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जादुई मशालें फेंकते हैं।
देखो, ये सेठ का आदमी है। इनके हाथों में मशाले बुझ गई हैं। इन्हें पकड़ो। हाँ, हमें माफ कर दो। हाँ, सेठ जी ने हमें यहाँ भेजा था। उन्होंने हमें भ्रमित करने वाली दवा दी थी। अगली सुबह गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सेठ महाकाल को बुलाया जाता है। उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी। ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। अरे सेठ जी, आपके आदमी सच कबूल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी काली शक्तियों ने कैसे काम किया है। गांव वाले सेठ के खिलाफ हो जाते हैं। सेठ को पहली बार अपनी चालाकी और शक्तियों के नतीजे का एहसास होता है। उसकी हवेली के ऊपर का काला साया भी हल्का होने लगता है। कई महीनों की मेहनत और गांव वालों की एकजुटता के बाद अर्जुन की फसल लहलहाने लगती है। खेत में इतनी फसल थी जितनी पहले कभी न हुई थी। फसल के पौधों से एक दिव्य चमक निकल रही थी, मानो धरती माँ ने खुद उसे आशीर्वाद दिया हो। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हमारी एकता की जीत है। ये हमारी श्रद्धा और विश्वास की जीत है। अगर बाजार में फसल की कीमत गिर गई तो अर्जुन और उसके जैसे किसानों को कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी। मैं अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। सेठ जी, ये योजना अब काम नहीं करेगी। लोगों ने आपकी असलियत देख ली है। आपकी जादुई शक्ति अब कमजोर पड़ गई है। आपका व्यापार, आपकी इज्जत दोनों खत्म हो चुके हैं। मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों की बलि भी चढ़ा सकता हूँ। मेरी सत्ता ही मेरी पहचान है। हमारी फसलों को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पास के गांवों और शहरों में सीधे व्यापारियों से संपर्क करना होगा। सेठ के बाजार पर निर्भर रहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी काला बाजारी अब सब जानते हैं। ये सब आपकी मदद से ही संभव है। अगर ये योजना सफल रही तो सेठ की पकड़ कमजोर हो जाएगी और उसकी जादुई शक्ति भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गांव वाले सामूहिक रूप से बैलगाड़ियां तैयार करते हैं जिन पर सुरक्षा के मंत्र लिखे गए थे और फसल को दूसरे गांव और दूर के शहरों में बेचने के लिए निकलते हैं। सेठ महाकाल को खबर मिलती है। अर्जुन और गांव वाले उसकी पकड़ से बाहर जाकर अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं। वो क्रोध से कांप रहा था। ये गांव वाले मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। अर्जुन ने मेरे खिलाफ पूरी बगावत खड़ी कर दी है। मुनीम जी, उन्हें रोकने के लिए कुछ करो। अपनी अंतिम जादुई शक्ति का प्रयोग करो। सेठ जी, गांव वाले बाप की बातों में नहीं आने वाले। अर्जुन ने उनकी सोच बदल दी है। मेरा मन भी बाप के वश में नहीं रहा। अगर मेरी ताकत का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा तो ये गांव वाले मुझे बर्बाद कर देंगे। मैं रास्ते में जादुई बाधाएं खड़ी कर दूंगा। सेठ अपने आदमियों को भेजकर गांव के रास्तों को रोकने की कोशिश करता है। वे पत्थरों से रास्ते भर देते हैं। ये फसल यही रुकेगी। सेठ का हुक्म है, अगर कोई आगे बढ़ा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम इसे बेच कर रहेंगे। कोई भी जादू हमें रोक नहीं सकता जब तक हम साथ हैं। उनके हौसले को देखकर सेठ के आदमी पीछे हट जाते हैं और उनकी आंखें जो पहले चमक रही थी अब डर से भर जाती है। गांव वाले सेठ के आदमियों की धमकियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और गांव वाले फसल को शहर में ऊंची कीमत पर बेचने में सफल होते हैं। अर्जुन सेठ का सारा कर्ज चुका देते हैं। अब मेरी जमीन भी बच गई और हमारे गांव को भी सेठ की पकड़ से आजादी मिल गई है। ये सब आपकी मदद और आपकी अटूट एकता से ही संभव हो पाया है। गांव वालों की एकता ने सेठ की काली शक्तियों को हरा दिया और शांतिपुर में एक नए उज्जवल सवेरे का आगमन हुआ, जहां अब जादू सिर्फ अच्छे के लिए इस्तेमाल हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।